ऐसे बादशाह के हैं, एक ऐसे शायर के जिसे अपनी ही सरजमी पर दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक मुयस्सर नहीं हुई। तो चलिए आज हम भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की इसी कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें शायरी है, सियासत है, बगावत है और एक बेहद दुखद अंत है। कहानी का सबसे अजीब पहलू यही है, एक ऐसा बादशाह जिसका राज असल में दिल्ली के लाल किले से बाहर चलता भी नहीं था, वो अचानक से पूरे हिंदुस्तान में फैली एक जबरदस्त बगावत का चेहरा कैसे बन गया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेकिन इस बड़ी बगावत की आग भड़कने से पहले जफर की दुनिया आखिर थी कैसी? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उनके हालातों को समझते हैं। तो आखिर कौन थे बहादुर शाह जफर? देखिए, वो एक शासक से कहीं ज्यादा एक कलाकार थे, एक बहुत ही मशहूर शायर, एक बेहतरीन खत्तात यानी कैलीग्राफर और दिल से एक सूफी। उन्हें सल्तनत चलाने या शाही ताकत दिखाने में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं थी। उनकी दुनिया तो शायरी, संगीत और रूहानियत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नाम और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। कागज पर तो वो बादशाह थे, मुगल सल्तनत के 20वें बादशाह, लेकिन असलियत में उनका हुक्म सिर्फ दिल्ली की दीवारों के अंदर ही चलता था, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कड़ी निगरानी में। कह सकते हैं कि वो एक ऐसे बादशाह थे जो कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। और फिर साल आता है 1857 का। एक ऐसी ऐतिहासिक बगावत शुरू हुई जिसने जफर की इस शांत दुनिया और उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 10 मई को मेरठ में एक चिंगारी भड़की और सिर्फ 2 दिन बाद बागी सिपाही दिल्ली में जफर के दरबार में खड़े थे। उन्होंने जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। जफर हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। और फिर जब दिल्ली में 52 यूरोपियों को मार दिया गया तो जफर इस बगावत में बुरी तरह उलझ गए, भले ही वो इस खून खराबे के सख्त खिलाफ थे। ये बगावत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लखनऊ की घेराबंदी से लगता है। ब्रिटिश रेजिडेंसी को पूरे 87 दिनों तक घेरे रखा गया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक पूरी जंग थी। और अब बहादुर शाह जफर चाहते हुए या ना चाहते हुए इसके रहनुमा बन चुके थे। एक बार जब जफर इस बगावत में शामिल हो गए तो उन्होंने इसका खुलकर समर्थन भी किया। ये शेर जो उनसे जोड़ा जाता है उस वक्त के जज्बे को साफ साफ दिखाता है। ये हिंदुस्तान की तलवार की तरफ से लंदन के तख्त को एक खुली चुनौती थी। लेकिन ये बगावत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। जैसे ही अंग्रेजी फौजों ने जोरदार वापसी की, बादशाह के दुखद पतन की कहानी भी शुरू हो गई। 20 सितंबर को जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया, लेकिन असली त्रासदी तो अगले ही दिन हुई। मेजर विलियम हॉडसन ने उनके 2 बेटों और एक पोते को दिल्ली गेट के पास बेरहमी से गोली मार दी। एक ही पल में जफर ने सिर्फ अपनी सल्तनत ही नहीं बल्कि अपने वारिस भी खो दिए। इसके बाद 82 साल के इस बुजुर्ग बादशाह पर लाल किले में ही एक मुकदमा चलाया गया। उन पर 4 बड़े इल्जाम लगाए गए और उन्हें ही इस पूरी बगावत का मास्टरमाइंड ठहरा दिया गया। तो जफर का बचाव क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो तो बागी सिपाहियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। वो उनकी शाही मोहर का इस्तेमाल करते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। ये एक दुखद और शायद काफी हद तक सच्ची दलील थी। वो एक ऐसे तूफान में फंस गए थे जिसे काबू करना उनके बस में था ही नहीं। इस बगावत का अंजाम सिर्फ मुगल सल्तनत का खात्मा नहीं था, इसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आई थी, उसे खत्म कर दिया गया और अब भारत पर सीधा लंदन से यानी ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय बन गया और लंदन में भारत के लिए एक नया मंत्रालय भी बना दिया गया। ये जो वायसराय का नया पद था ना, ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो सिर्फ एक अफसर नहीं था बल्कि भारत में सीधे महारानी का नुमाइंदा था। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत को औपचारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। और अब जफर की कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्सा। मुकदमे के बाद जफर को मौत की सजा तो नहीं दी गई, लेकिन उन्हें अपनी प्यारी दिल्ली से हजारों मील दूर बर्मा के रंगून में देश निकाला दे दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुमनामी में बिताए और 87 साल की उम्र में वहीं उनका देहांत हो गया। उनकी अपनी ही लिखी ये गजल उनके पूरे जीवन के दुख को समेट लेती है। एक लंबी जिंदगी तो मांगी थी, पर वो आरजू और इंतजार में ही निकल गई। और आखिर में सबसे बड़ा दर्द यही रहा
कि दफन होने के लिए अपनी ही जमीन पर, अपने ही वतन में 2 गज जगह भी नसीब नहीं हुई। तो आखिरकार बहादुर शाह जफर को हम किस नज़र से देखें? एक मजबूर बादशाह जिसे एक ऐसी भूमिका में धकेल दिया गया जो वो कभी नहीं चाहते थे? एक नायक जिसने एक ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी? या फिर वक्त के क्रूर पहिए के नीचे फंसा एक दुखद इंसान? शायद वो ये सब कुछ थे। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा